नमस्कार आप सभी को। मैं श्रवणराज जोश नीट जेआरएफ के इस शैक्षणिक प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके अपने इस मिशन जेआरएफ की श्रृंखला में आप सभी का पुनः पुनः स्वागत। आज के इस कक्षा परिचर्चा जो जानते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 के लिए जो आगामी दिसंबर वाला एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं मेरे साथ। हिंदी साहित्य का इतिहास, वो भी रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से। यानी कुल मिलाकर के आपने भक्ति का आदि काल अच्छे तरीके से देख लिया है, जिसको वीर गाथा काल बोलते हैं। भक्ति काल में भी आपने निर्गुण धारा के अंतर्गत जो है ज्ञान मार्गी शाखा है, जो ज्ञान की बात करता है, कबीर ज्ञान के बारे में बात करते हैं, और तमाम जो अन्य ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत हुए हैं उनको भी आपने देखने की कोशिश की। आज हम लोग प्रवेश करेंगे प्रेम मार्गी शाखा, जिसको सूफी कहते हैं, सूफियाना। ठीक है, आपने सूफियाना शब्द गाना में सुना होगा, संगीत में सुना होगा। आज हम लोग उसी निर्गुण धारा के अंतर्गत प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत सूफी क्या होता है इसको लेकर समझेंगे। कुतुबन इसमें कौन है, कुछ कुछ साधु लोग हैं, कवि लोग हैं, उनके बारे में आज हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको पता ही है हमारे ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो जोश नीट जेआरएफ का है, आपके लिए संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, जो संपूर्ण निचोड़ के साथ, भूमिका और काल विभाजन के साथ शुरुआत हुआ था, जो आज ये बढ़ते बढ़ते करी कहाँ पहुंच गया है, भक्ति काल आदि काल खत्म होकर के भक्ति काल में भी खास करके प्रेम मार्गी शाखा तक पहुंच गया, जिसको सूफी बोलते हैं। इसमें सारे क्लासेज आपके पास रेगुलर तरीके से मिल रहे हैं। और हिंदी साहित्य ये जो है, आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बुक है आपके नीट जेआरएफ को करने के लिए। साथ ही पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक आपके साथ चल ही रहा है, आपको ये भी पता है। दूसरा जो कविता का सेक्शन है और यूनिट 1 और यूनिट 2 का सेक्शन, यानी कुल मिलाकर जितनी भी यूनिट की बात हो रही है, कहानी, नाटक, उपन्यास का यूनिट है, सारे यूनिट पर लेक्चर चल रहे हैं। आप जाइए उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। इन सब के बावजूद पेपर 1 की जो सबसे महत्वपूर्ण कक्षा आपके लिए फ्री हैंड लेक्चर के साथ जो है मेरे द्वारा, जो केबीएस मैदान, जो सभी टॉपर्स के द्वारा जो रिकमेंडेड बुक होता है, उसको भी आप लोग देख रहे होंगे, उम्मीद मैं करता हूँ। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो अपने साथी को भी बताएं, आप भी देखिए कि आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण कक्षा वो है, क्योंकि पेपर 1 के बिना तो जेआरएफ होना मुश्किल है। ठीक है, जहाँ तक कि मेरी अनुभव कहती है। अब 100 में 100 तो आप सही करेंगे ना, वैसे भी 100 सही करने के बाद 200 मार्क्स आपका आएगा। ठीक है, और 200 मार्क्स से आप जानते कट ऑफ कितना जाता है, 222 से आता है कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ। तो इसमें आपको पेपर 1 के बिना कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यही गेम चेंजर होने वाला है। तो आज हिंदी साहित्य के इतिहास के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के है। आप जहाँ जोश नीट जेआरएफ के चैनल पे जब आप जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे कि आदिकाल, भक्ति काल, कुल मिलाकर के आपको सिस्टमेटिक मिल जाएगा हिंदी साहित्य यूजीसी नेट प्रत्येक पीवाईक्यू का। क्योंकि जो पीवाईक्यू की मैंने बात किया है ना, वो पीवाईक्यू भी आपको लेक्चर अपलोडेड मिलेगा, जो इसका मैं बात कर रहा हूँ। पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक कुल मिलाकर के सारे 10 साल के पीवाईक्यू आपके साथ इन डेप्थ एनालिसिस किया जा रहा है, जिसमें नोट्स भी बनाने के लिए कही जा रही है आपको, जो एडिशनल नॉलेज हो। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन पर आपको मैम बता रही है कि इस ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बनेंगे, इस ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बनेंगे, और आगामी भविष्य में क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। हर ऑप्शन, हर क्वेश्चन पर आपको अच्छे से बताया जा रहा है। नोट्स भी बना सकते हैं और आपकी आगामी पीवाईक्यू कम से कम आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप अकेले खुद नहीं कर पाएंगे, मैडम इतना मेहनत करके आपको दे रही है, तो इसी कारण से आप जाइए। दूसरा, आप जानते हैं आपके सामने में जो दिख रहा है यूजीसी नेट पेपर 1 कंप्लीट बैच, इसको जरूर निश्चित तौर पे देखिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पेपर 1, पेपर यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 से लेकर 10 तक कंप्लीट कराया जाएगा। इसीलिए आप बने मेरे साथ, जोश नीट जेआरएफ के साथ बने रह सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं कि आज जो हम लोग करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य संपूर्ण, ये भी आपके लिए क्या है, उतना ही रामबाण है जितना कि पेपर 1 है। ठीक है, आज हम लोग इसी चीज को पढ़ रहे हैं। आप जाएंगे तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा आपको। आप जानते हैं कि काल विभाजन के हम लोग बार बार चर्चा करते हैं। ये आदिकाल आपका कंप्लीट हो चुका है पूर्णतः। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में, जिसको भक्ति काल बोलते हैं, इसमें हम लोग प्रवेश करके आज रीति मार्ग, खास करके ज्ञान मार्गी शाखा समाप्त कर दिए हैं, प्रेम मार्गी सूफी में प्रवेश करेंगे। आपके पास यहाँ दिख रहा है कि यहाँ से कबीर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ज्ञान मार्गी का। ठीक है, निर्गुण धारा के अंतर्गत। तो निर्गुण धारा के अंतर्गत जो है इस तरीके से हम लोग प्रवेश कर गए हैं। अब बात आता है, ये जो आप देख पा रहे हैं क्या है, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, जो संवत 1375 से लेकर 1700 के बीच है। प्रकरण 3 के अंतर्गत निर्गुण धारा है। निर्गुण धारा में प्रेम मार्गी सूफी, सूफी क्या होता है और प्रेम मार्गी शाखा क्या है,
हम इस पर चर्चा परिचर्चा बहुत ही गहराई के साथ करेंगे रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में। इसको शुरुआत करने से पहले कुछ बातें बची हुई है किसका, ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहां से जो पिछली कक्षा का अगली भाग है, याद रखिएगा पिछली कक्षा का ही अगली भाग है, थोड़ा सा बचा हुआ है। एक कवि है अक्षर अन्यन। तो अक्षर अन्यन ने जो है खास करके संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। ये दतिया के, कहाँ है, दतिया के, दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ से कुछ दिनों तक क्या थे, कायस्थ थे। ये कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान भी थे। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में चले गए थे। कहाँ, पन्ना चले गए थे, मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। छत्रसाल का भी नाम आप लोग सुने ही होंगे। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। अपने शिष्य से अप्रसन्न होकर के पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल जो है क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए, तब इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा, पांव पसारा कब से? तट से उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से। हाथ समेटा जब से। अब देखिए यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अक्षर अन्यन का ही लाइन है कि पांव पसारा कब से, तो हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता भी थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सप्तशती की भी हिंदी पद्यों में अनुवाद किया। राजयोग के कुछ पद्य नीचे दिए जाते हैं। अब देखिए नीचे लिखी हुई है, यह भेद सुनो पृथ्वीचंद्र आए, फल चारहु को साधन उपाय। यह लोक सुधो सुख पुत्र बाम, पर लोक नसे बस नरक धाम। ठीक है, इस तरह की बातें हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा के में थोड़े ही ऐसे हुए जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने के कारण, क्योंकि आपको पता ही है कि गुरु नानक के बारे में भी और कबीर के बारे में भी कही जाती है कि कम पढ़े लिखे थे। तो शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर क्या हो गई, सांप्रदायिकताओं का के ही काम की है। उसमें मानव जीवन के भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जनमानस को आकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही और नए नए पंथ निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका प्रभाव न रहा। दादू दयाल के शिष्य परंपरा में जगजीवन दास और जगजीवन साहब हुए, जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल ठाकुर थे। क्या थे? चंदेल ठाकुर और कोटवा बाराबंकी के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग सत्यानामी संप्रदाय चलाया। इनकी वाणी में साधारण ज्ञान चर्चा है। इनके शिष्य दूलम दास, क्या नाम है, दूलम दास हुए, जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। इनके शिष्य तोबर दास और पहलवान दास हुए। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए। प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की वाणियां प्रकाशित की। निर्गुण पद के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण है जिनका मेल करने के निर्गुण पंथ चला है। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व का अभी अधिक मिलेगा, किसी में योगियों के साधना तत्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व का, क्या है, किसी में सूफियों के प्रेम तत्व का, किसी में व्यवहारिक ईश्वर भक्ति जैसे कर्ता, पिता और प्रभु की भावना से युक्त है। यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष का वेदांत से लिया गया है वो प्रेम तत्व है। क्या है? प्रेम तत्व है। वह सूफियों का है, जो अभी जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसका? सूफी मार्ग में, न कि वैष्णवों का। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णव तत्व का और कोई अंश उसमें नहीं है। उसके सूरति और नीरति शब्द बौद्ध शुद्धों से किए हैं। कौन है? सूरति और नीरति बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग के अंतिम मार्ग हैं। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वह दशा है, खासकर आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको कभी भी पूछा जा सकता है कि सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि क्या है तो आपको बताना पड़ेगा। यहां देख लीजिए, पीवाक्यू कर लेना है। वह दशा है जिसमें क्षण भर पर मिलने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और उसकी श्रृंखला बंध जाती है। देखिए, किताब तो सबके पास है, मैं फिर बता रहा हूं।
बुक्स तो सभी के पास हो सकता है, लेकिन बुक्स को पढ़ना कैसे है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये वही बता पाएगा जो उस एग्जाम को पास किया है। ठीक है, तो मैं अपनी इसीलिए मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ कि किताब तो आपके पास भी हो सकता है, लेकिन पढ़ना क्या है, कौन अंडरलाइन करना है, कौन इंपॉर्टेंट पंक्ति है जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, ये देखना जरूरी है। समाधि में साधक सब संवेदनों से परे हो जाता है। अब सूरती नीरति शब्द योगियों की वाणियों से आए हैं, वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अपने संदर्भ के तौर पे देख लिया, इस तरह के संदर्भ की वाणी है। ठीक है, पर ये सब बातों को यहां देखिए संदर्भ के तौर पे बात करेंगे तो यहां पर देखिए क्या लिखी हुई है कि उजी के पीर और शेख तकी चाहे कबीर के गुरु ना रहे हो, पर उन्होंने उनके सत्संग से बहुत सी बातें सीखी, इसमें कोई संदेह नहीं। कबीर ने शेख तकी का नाम लिया और उस आदर के साथ नहीं जिस आदर के साथ गुरु का नाम लिया जाता है। जैसे घट घट है अविनाशी सुनहु तकी तुम शेख, इस वचन में कबीर ही शेख तकी को उपदेश देते जान पड़ते हैं। कई बार हो जाता है कि इससे इतने समृद्ध और इतने प्रतापी हो जाता है व्याख्या के तौर पे कि वो गुरु को भी ज्ञान दे देता है। कबीर ने मुसलमान फकीरों का सत्संग किया था, इसका उल्लेख उन्होंने किया। वे झूसी, जौनपुर, मणिकपुर आदि गए थे जो मुसलमान फकीरों के प्रसिद्ध स्थान थे। ठीक है, यहां देखिए है ना लिखा हुआ, पर सब की बातों का संचय करके भी अपने स्वभाव अनुसार वे किसी को ज्ञानी या बड़ा मानने का तैयार नहीं थे, सबको अपना ही वचन मानने को कहते थे। शेख अकरदी सकरदी तुम मानहु वचन हमार, आदि अंत ओ जुग देखहु दीछी परासाई। ठीक है, तो इस तरह की बातें हम लोगों ने क्या देखा, खासकर ज्ञान मार्गी के अंतर्गत। अब हम लोग चलते हैं जिसका आज हम लोग का क्लास प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल में प्रेम मार्गी शाखा, जिसको सूफी कहते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस काल के निर्गुण उपासक जो है भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जो प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है। क्या है? ईश्वर को मिलाने वाला है, जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब वर्णन किया जाता है। पहला नाम आता है कुतवन का। क्या नाम आता है पहला नाम? कुतवन का। इसका नाम लिख लीजिए अलग से भीविया के तौर पे, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। ये चिश्ती वंश के क्या थे? शेख बुरहान के शिष्य थे। चिश्ती वंश के खास करके शेख बुरहान के शिष्य थे। आपको ये भी जरूरी है क्योंकि ये पूछ लेगा कि कुतवन किसका शिष्य था, तो शेख बुरहान का शिष्य था और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। हुसैन शाह सर की जो जौनपुर के बादशाह थे उसके। अतः इनका समय विक्रम के 16वीं शताब्दी के मध्य भाग 1550 संवत था। इन्होंने मृगावती, क्या नाम लिखा है कुतवन? मृगावती। आप जाएंगे, अभी मैं कहता हूं तुरंत आपको नहीं होता है तो आप पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक वाले पीरियड में जाइए सीरीज में, आपको कुतवन से कई सारे प्रश्न यूं ही मिल जाएगा। ठीक है, मृगावती से आपको मैचिंग करने वाले प्रश्न मिल जाएंगे। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम में से सन 909 हिजरी यानी संवत 1558 में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती, क्या है? मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। क्या है? आपसे पूछ लेगा कि मृगावती में क्या है, तो आप कह सकते हैं मृगावती में प्रेम कथा है। मृगावती, उसमें किसका वर्णन है, किसका जिक्र है? चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती के दोनों के बीच में है, उन्हीं के नाम पे लिखा गया। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के प्रेम भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास है। कहानी का सारांश यह है कि चंद्रनगर के राजा गणपति देव का पुत्र कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हुआ। यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। क्या जानती थी? मृगावती उड़ने की विद्या जानती थी। ये इस तरीके से उड़ जाएगा। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुंचा, पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ गई। राजकुमार जो है उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। देखिए प्रेम का क्या प्रकाष्ठा है सो। आज का प्रेम का से तुलना कर लीजिए। आज के प्रेम में तो बस एकदम से जान लेने की ही बात आ जाती है। दोनों पक्ष में लड़का लड़की का जान ले लेता है, लड़की लड़का का जान ले लेता है। आए दिन आपको घटना सुनने को मिलता होगा समाचारों में। ठीक है, समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मिणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। उस सुंदरी के पिता ने
राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। किसका? अब गया था कहीं और खोजने के लिए, हो गया किसी और के साथ। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। वहां वह 12 वर्ष रहा। पता लगने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। राजकुमार पिता का संदेशा पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा। उसने मार्ग में रुक्मिणी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंदपूर्वक रहा, पर अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। हाथी से गिरकर मर गया। उसकी दोनों रानियां प्रिय के मिलने की उत्कंठा में बड़ी आनंद के साथ सती हो गई। अब देखिए, रानियां सती होती थी। रुक्मिणी पुनी वैसा ही मरी गई, कुलवंती सत्सो सती भई। ठीक है। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। विधि कर चरित न जाने आनू, जो सिरजासो जाही न्यानू। ठीक है। अब आते हैं किसके बारे में पढ़ते हैं? मंझन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मंझन कवि के बारे में पढ़ेंगे। इसका भी नाम याद रखिए, नोट्स बना लीजिए। मंझन इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रची हुई मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है। अब आपके पास मृगावती कौन लिखा था? खुदबन। और एक आपको नया नाम आ गया मधुमालती, जिसका राइटर कौन है या कवि कौन है? मंझन। ठीक है। जिससे इनकी कोमल कल्पना और अस्निग्ध हृदयता का पता चलता है। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयां अर्धारियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है, पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंझन ने किया है। यानी इसमें आध्यात्मिक प्रेम के साथ साथ इसमें प्रकृति के भी कुछ दृश्यों को समावेश किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी जाती है। ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ बातें हैं। कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रखाई। वहां जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। अब देखिए, आज के लोग प्रेम पत्र कैसे लिखते हैं, और उस समय में देखिए प्रेम पत्र किस तरीके में, उसमें क्या क्या वाणियाँ लिखी है। खैर, ये वाणी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मधुमालती पुस्तक में जो लिखी हुई बात है वो तो है। बातचीत करते समय करते करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर पर रखाई। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्रयान से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया, जिसमें इष्ट मित्र इधर उधर बह गए। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जा लगा, जहां एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चित विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी। चित्रविश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी कौन है? प्रेमा थी। इसे एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि वह मेरी सखी है, मैं उसे तुझसे मिला दूंगी। मनोहर के लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में आई। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता है, पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे अपनी प्रेम पात्री मधुमालती को से मिलाने का वचन दिया है। ठीक है। मनोहर को फिर से किससे मिलना है? अपनी मधुमालती से ही मिलना है। दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। किसका रूप? सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे के साथ पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी।
जब उसने न माना तब माता ने शाप दिया कि तुम पक्षी हो जा। जब वह पक्षी होकर उड़ गई तब माता बहुत पछताने और विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता न लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता देखकर उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से बहुत मिलता जुलता दिखाई दिया। इससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई, जिस सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। अंत में वह उस पिंजरे को लेकर महारस नगर पहुंचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने मंत्र पढ़कर अपने ऊपर जल छिड़का। वह फिर पक्षी से मनुष्य हो गई। ठीक है, अब फिर देखिए, यहां मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का विवाह करने का विचार प्रकट किया, पर ताराचंद ने कहा कि मधुमालती मेरी बहन है और मैंने उसे प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से मिलाऊंगा। मधुमालती की माता सारा हाल लिखाकर प्रेमा के पास भेजती है। मधुमालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। वह दोनों पत्रों के लिए हुए दुख कर रही थी। कितने में उसकी एक सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के भेष में आ पहुंचा है। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दलबल के साथ राजा चित्रसेन प्रेमा के पिता के नगर में जाता है और वहां मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है? मनोहर और मधुमालती का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते हैं। एक दिन आखेट से लौटने पर ताराचंद प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाता है। मधुमालती और उसकी सखियां उपचार में लग जाती है। इसके आगे प्रति खंडित है, पर कथा के झुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का विवाह हो गया होगा। क्या हो गया होगा? विवाह हो गया होगा। ठीक है, अब आता कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को तो विस्तृत किया ही है। ठीक है, कौन? मंझन। मैं मंझन के बारे में बात कर रहा हूं, इस कवि के बारे में बात हो रही, मंझन के बारे में। साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम, निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। जन्म जन्मांतर योगांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन से प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्य प्रेम सूत्र में बंधा हुआ है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम पूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं, जैसे कि मंझन। क्या हो गया? जैसे कि मंझन का पुस्तक का नाम क्या है? मधुमालती। और मृगावती किसका है? फिर से बोलो, मृगावती किसका है? कुतुबन का। देखिए यहां लिखा हुआ है, देखती ही पहचानऊ तो ही ए ही रूप जही छंद्रयो मोही, ए ही रूप बहु बुत अहे छपाना, ए ही रूप सब सृष्टि समाना। इस तरह की बात लिखी हुई। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है। इसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। यही बात कही जा रही है। विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक परे ततारा। ठीक है, जिसके हृदय में वह विरह होता है उसके लिए यह संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है। इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में पड़ते हैं। तब तक वह देखता है कि सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। जितने भी प्रेम कवि हैं सभी में पाए जाते हैं। मंझन की रचना का यद्यपि ठीक संबंध नहीं ज्ञात हो सका, पर यह निसंदेह है कि रचना विक्रम संबत 1550 से लेकर के 1595 जो पद्मावत का काल है के बीच में बहुत संभव हुआ है। मृगावती के कुछ पीछे हुई। इस शैली के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत है। क्या है? किसका? मलिक मोहम्मद जैसी का। ये भी लिख लीजिए, मलिक मोहम्मद जैसी का क्या नाम है? इसका उल्लेख पद्मावत में ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के कवियों के संक्षेप इस प्रकार लिया गया है। ठीक है, यहां देख लीजिए, है ना। प्रेमावती का सुरबर साधा उषा लागी अनिरुद्धा बर बाधा।
इन पद्यों में जायसी के पहले के 4 कवियों का उल्लेख मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती या प्रेमावती, इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया, जिसका हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कुतुबन और मंझन के बारे में। शेष अभी भी नहीं मिले हैं। जिस क्रम में ये नाम आए हैं वह यदि रचनाकाल के क्रम में के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे ठहरती है। ठीक है, मृगावती के पीछे ठहरती है। तो इस तरह से क्या है, जब बातें हम लोग पढ़ते हैं तब समझ में आता है। कहता कि जैसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत का नाम है। किसका नाम है? खंडावत का नाम है। मधुमालती के साथ मनोहर का नाम ना होकर खंडावत का नाम है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्रायः फारसी अक्षरों में मिलती है, क्योंकि फारसी अक्षर जानते हैं मुस्लिम संप्रदाय उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली में था, तो फारसी अक्षर का जो है फारसी लिपि का काफ़ी विकास हुआ था। मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिखा है जिसमें खंडावत, कुंदावत, कंडावत, गंधावत इत्यादि ही पढ़ सकते हैं। केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू विश्वविद्यालय की पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ मनोहर पाठ है। उस्मान की चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुंवर का नाम मनोहर ही है। मधुमालती हुई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर हुई तह आवा, यही नाम मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है। यही नाम मधुमालती की प्रेम पुष्प में भी पाया जाता है। ठीक है, आप कहते हैं कि पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। जैन कवि बनारसी दास अपने आत्मचरित में संवत 1660 के आसपास की अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है। जैन कवि कौन? बनारसी दास। कि उस समय मैं हाट बाजार में जाना छोड़ घर में परे परे मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। तब घर में बैठे रहे नाहीन हाट बाजार। अच्छा, वो लिखते हैं मधुमालती मृगावती पोथी दो उपचार। ठीक है, इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने भी संवत 1707 में मधुमालती के आधार पर दक्षिण हिंदू में गुलशने इश्क नाम से एक प्रेम कहानी लिखी। कवित सवैया बनाने वाले एक मंझन पीछे हुए जिन्हें इन्हें सर्वथा पृथक समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? पृथक समझना चाहिए। अब आता है मलिक मोहम्मद जैसी की, जो अभी जस्ट मैंने पद्मावत के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे अगली कक्षा में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की कक्षा में पुनः आप लोग का स्वागत तो हो ही गया है। आज की कक्षा नहीं बल्कि अगली कक्षा में पुनः स्वागत करता हूँ अभी। ठीक है, हम लोग मिलते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं। मन से पढ़िए, दम से पढ़ना है, जोश से पढ़ना है, विश्वास करके पढ़ना है कि बिना विश्वास से कोई काम होता नहीं है। आप खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, तभी जाके कॉन्फिडेंस आपके अंदर गए। आपने एक मेरे शॉर्ट्स देखा होगा केबीसी का, के फॉर नॉलेज, बी फॉर बिलीव और सी फॉर कॉन्फिडेंस। वो शॉर्ट्स नहीं देखे तो जाके देखिए। तो चीज़ें यही है, आपके कॉन्फिडेंस की ही गेम है कुल मिला करके। ठीक है, मिलते हैं पुनः अगली कक्षा में आपके साथ। थैंक यू।